उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा केदारनाथ के करेंगे दर्शन। 7 अक्टूबर को मध्य परिषद की बैठक में होंगे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर सीएम धामी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा, स्वर्ण पदक अर्जित करने पर सभी को हार्दिक बधाई। प्रत्येक देशवासी हुआ गौरवान्वित। सचिवालय में परिवहन विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायकों को सीएम धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 10 अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। हरिद्वार के कनखल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शंकराचार्य से लिया आशीर्वाद। हरिद्वार में जगत गुरु शंकराचार्य से राज राजेश्वर आश्रम में भेंट कर लिया आशीर्वाद। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के देशव्यापी अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। बजरंग दल के नेतृत्व में आयोजित सौर जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। और हरिद्वार में बजरंग दल की सौर जागरण यात्रा में पहुंचे सीएम धामी। कार्यकर्ताओं के तलवार लहराने पर हुआ हंगामा। पुलिस ने रोका तो कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर नैनीताल से है। चिड़ियाघर प्रशासन ने वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी पहल की है। इस पहल से नैनीताल जू देश का पहला ऐसा चिड़ियाघर बन जाएगा जो ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त करेगा। वन्य प्राणी सप्ताह में प्रशासन ने विभिन्न स्कूलों के 60 से अधिक बच्चों को ग्रीन एम्बेसडर बनाया है, जो प्रकृति के साथ वन्य जीवों के संरक्षण पर कार्य करेंगे। बच्चे स्कूल से लेकर घरों और बाजारों में वन्य जीवों की रक्षा और स्वच्छता का संदेश देंगे। वन विभाग बाकायदा इनको प्रशिक्षण देगा। वन्य प्राणी सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम में इन बच्चों को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टनरशिप जब हम करते हैं किसी भी स्टेक होल्डर्स के साथ, तो सबसे पहले हमें ये मैसेज कम्युनिकेट करना होता है कि पर्यावरण की आवश्यकता क्यों है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की और कंजर्व करने की क्या आवश्यकता है। तो ये बच्चे जब बोलते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। और वन विभाग तो हमेशा से इस दिशा में कार्य कर ही रहा था, तो इस बार स्कूलों के माध्यम से हम इस अवेयरनेस ड्राइव को चला रहे हैं। इस वाइल्ड लाइफ वीक से नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ वीक तक उसको जिम्मेदारी रहेगा। और हमारा एक्टिविटीज़ लाइक बटरफ्लाई फेस्टिवल, बर्ड फेस्टिवल, फिर इको टूरिज्म एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग एक्टिविटीज़, क्लीनिंग एक्टिविटीज़, इसमें हमारे साथ 1 साल पूरा ये लोग जब उनका छुट्टियां पड़ता है हमसे सहयोग करेगा। उनको अच्छा ट्रेनिंग भी दे देगा। उनके अंडर एक एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स जैसा उनका स्कूल में एक उनके अंडर, इन लीडर्स के अंडर एक टीम गठित करेगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां 2 दिन पूर्व दून अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हुई बच्ची की मौत को लेकर बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बच्ची के परिवार वालों ने दून मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। वह आरोप सही नहीं पाए गए। इसकी जानकारी देते हुए सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि डिप्टी एमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई थी, जो पूरे मामले की जांच में ये सामने आया है कि लड़की रात में काफ़ी गंभीर अवस्था में आई थी। ब्लड प्रेशर बहुत कम था। उसी आधार पर आपको बता दें, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इलाज दिया गया। बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आ गया था, जिसमें प्रोटोकॉल के तहत सीपीआर दिया गया। उसके बाद भी लड़की सर्वाइव नहीं कर पाई, जिसमें स्टाफ की ओर से किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं पाई गई है। धनंजय डोभाल जो हमारे डिप्टी एमएस है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने कल अपनी इंक्वायरी पूरी करी, जिसमें सभी 4 मेंबर हमारे कमेटी के थे और 4 जो डॉक्टर और सिस्टर उस टाइम पर रात में ड्यूटी पर थे, उन सबको बुलाया गया और सभी से अलग अलग रिटर्न में हम लोगों ने लिया है कि भाई क्या पूरा सीन रहा। तो वो सब देखने के बाद और बाकी इंक्वायरी करने के बाद इस तरह का आया कि लड़की काफ़ी गंभीर अवस्था में हमारे पास आई थी। रात को 2 जगह से रेफ़र कर जिसमें ये बताया गया कि 24,000 प्लेटलेट काउंट है, हालांकि कोई रिपोर्ट नहीं थी। और जब वो आई तो उसका ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत कम था, जिसे हम शॉक बोलते हैं। और जिस तरह की हिस्ट्री थी उसमें पेट में दर्द होना, बुखार होना, हल्का खून आना।
अब बात अगली खबर की। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव कर जमकर हंगामा काटा है। आपको बता दें, भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव तेज प्रताप सैनी ने कहा कि जल संस्थान के अधिकारियों की सह पर ठेकेदार नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद भीम आर्मी के काफी कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के एसडीओ और जेई का घेराव कर उन पर अधिकारियों से की गई बातचीत का ऑडियो वायरल करने और उनके द्वारा दिए गए शिकायती पत्र की प्रति को सार्वजनिक करने का आरोप लगाते हुए लिखित में माफी मांगने की बात कही है। जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में शांत साहा ग्राम में जल संस्थान द्वारा बनाई जा रही पाइपलाइनों में घटिया सामग्री लगाई गई तो हरिद्वार एक्शन का घेराव किया जाएगा। तेज प्रताप सैनी ने कहा कि 20 अक्टूबर तक समस्याओं का निवारण नहीं किया गया तो अधिशासी अभियंता कार्यालय के घेराव के लिए हम लोग एकत्रित होंगे। पदाधिकारियों ने संपूर्ण परियोजना की जांच, संबंधित ठेकेदार और जेई के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं जल संस्थान के एसडीओ राजेश चौहान का कहना है कि किए जा रहे कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और मानकों के अनुरूप ही कार्य किया जाएगा। भाई किसी के उसमें मोटी लाइन डाल दी, ये कह रहे हैं कि मोटा कनेक्शन दिया, लेकिन मोटा कनेक्शन नहीं दिया, कनेक्शन तो दिया ही नहीं, सिर्फ लाइन डाल दी है। उसमें से कनेक्शन दिया जाना था आधा इंची का। उनकी शिकायत आई, हमने सिर्फ ठेकेदार को बोल दिया तो भैया इसे निकाल दो और उनको बाहर से कनेक्शन दे दो उनके गेट पर। सर जो पाइपलाइन डाली जा रही है नहीं, उसमें तो नीचे मिट्टी भरी जाती है, ऊपर पक्का किया जाता है। अभी किया नहीं, लाइन टेस्ट हो जाएगी, अभी पानी भी नहीं छोड़ा, 12 अभी बना है। हाँ सभी गाँव, बहुत गाँव से आ रही है, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई गाँव है उसके आसपास घर बने हैं, थोड़ा गांव से दूर भी है और उस गांव के मौजे में आते हैं के अंदर जल जीवन मिशन के तहत टंकी का कार्य हो रहा है गांव के अंदर, सांतर साहब बडेडी राजपूतान के अंदर। लेकिन वहां पे जेई और एसडीओ ने मिलकर प्राइवेट जो कॉलोनियां हैं उनमें लाइनें बिछा दी। तब की पहले भी लोगों ने विरोध किया था इसका, बडेडी राजपूतान के अंदर 3 कॉलोनियों में पहले भी इन्होंने लाइनें डाल दी थी, लेकिन उसका विरोध किया तो उखाड़ दी थी इन्होंने। 5-5, 7-7 लाख रुपए लेकर के जो है, जो आम गरीब आदमी उनके गलियों में पाइपलाइन नहीं डल रही, लेकिन कॉलोनियों में सबसे पहले प्राथमिकता डालने का काम कार्य किया जा रहा है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। चुनाव से पहले एडीआर की रिपोर्ट ने देश भर में सियासी बवाल मचा दिया है। आपको बता दें, एडीआर की रिपोर्ट में देश के कुल 107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप के मामले दर्ज हुए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के 22 सांसदों पर नफरती भाषण के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। वहीं कांग्रेस के 2 और आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य दलों के एक सांसद के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, जबकि एक निर्दलीय सांसद भी इसमें शामिल है। वहीं सांसदों के बाद विधायकों की बात करें तो एडीआर के मुताबिक लगभग 74 विधायकों ने अपने खिलाफ नफरती भाषण से जुड़े मामलों की घोषणा की है। सबसे ज्यादा भाजपा के 20 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। वहीं कांग्रेस के 13, आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। एडीआर की रिपोर्ट में भड़काऊ बयान देने वालों में 3 विधायक उत्तराखंड के भी शामिल हैं। इसमें गदरपुर से भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जसपुर के कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का नाम शामिल है। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड से किसी भी सांसद पर इस श्रेणी का मामला दर्ज नहीं है। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी, कांग्रेस ने अपने अपने तर्क देने शुरू कर दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट।
भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जसपुर से कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का नाम शामिल है। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड से किसी भी सांसद पर इस श्रेणी का मुकदमा दर्ज नहीं है। दिल्ली में एक रिपोर्ट जारी की है और हमारी संस्था ने जो रिपोर्ट जारी की है वो देश के उन सांसदों और विधायकों पर रिपोर्ट जारी की है जो हेट स्पीच, जिनके ऊपर हेट स्पीच के मुकदमे हैं। ये मुकदमे 153A, 153B, 295A, 298A, 505(1), 505(2) सभी भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं या फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 8 के 123, 3A और 125 और जो हेट स्पीच की धाराओं में आते हैं उसके तहत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके तहत काफ़ी सांसद और विधायक संसद के भीतर और विधायकों के भीतर है और ऐसी संख्या कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। 107 सांसद और विधायक, जिसमें 33 तो सांसद हैं और 74 विधायक हैं। बंधे हुए हैं और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से कार्रवाई गतिमान है और ये विधिक मामला है तो इसमें विधिक रूप से इसमें कार्रवाई होनी है। बात है, अगर वास्तव में किसी ने हेट स्पीच दी है तो हम हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। राज्य के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, सामाजिक सद्भावना का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए और किसी को भी जो है इसको बिगाड़ने की छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन सरकार की कार्रवाई इस प्रकार के मुकदमा किस संदर्भ में, किस जो है हेट स्पीच के लिए किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखने में आया है कि सरकार लगातार जो है विपक्ष के विधायकों को झूठे मामले में फंसाने का काम करती रहती है और ये अब जनता भी भली भांति समझ गई है। लेकिन फिर भी हम किसी भी प्रकार की अगर कोई सामाजिक माहौल बिगाड़ने के लिए कोई बयानबाजी करता है तो निश्चित तौर पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और हेट स्पीच अगर वास्तव में है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर एडीआर की रिपोर्ट ने देश के साथ ही राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। सभी दल अपने अपने तर्क देकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तमाम तर्क देने वाली भाजपा ने हाल ही में बसपा सांसद दानिश अली पर टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी बनाया है, जिसके बाद विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर हमलावर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संसद में अपमानजनक बयान देने पर कहा है कि अपमानजनक बयान देना अपराध नहीं है। विधायकों और सांसदों को बोलने की पूरी आजादी है, इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात अगली खबर की। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के नैनी डांडा विकास खंड के गुनिया गांव में बाघ द्वारा एक महिला को मार दिया गया था। इसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीण वासियों नैनी डांडा बाजार में 4 घंटे तक सड़क पर जाम लगाए रखे। इस दौरान राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित राजेंद्र अथवाल, जो कि एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, जब घटना
उन तक पहुंची तो वो राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुसाई और भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं को लेकर जाम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने वहां परिजनों ग्रामीणों की बात सुनी और उनकी मांग को सुनने के बाद जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान और मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी मांगों से अवगत कराया। इसके बाद जिलाधिकारी पौड़ी ने मृतक परिवार के एक बालिग युवक को संविदा कर्मी के रूप में किसी विभाग में नौकरी देने तथा मुआवजा राशि को तत्काल जारी करने और नाबालिग बच्चों के शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने का ठोस आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि इस क्षेत्र में सभी ग्रामीण वासियों का 20-20 लाख रुपए का बीमा कराया जाए। अगर हमारी मांगों को जल्द पूरी नहीं की गई हमारी मांगे तो वो यहां से पलायन करके मुख्यमंत्री आवास और वन मंत्री के आवास पर अपने बच्चों के साथ धरना देंगे। बड़ी दुखद घटना है और जिस महिला का कल बाघ ने उसकी हत्या की वो के बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि उसके पति पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं और बड़ी घटना हृदय विदारक है। मैंने डीएम से बात की थी तो उन्होंने कहा कि वो और डीएफओ से कि उनके बच्चे को एक 19 साल का बच्चा है उसको फॉरेस्ट में संविदा पर लगाएंगे और उसके अलावा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको हॉस्टल में वो करेंगे। दूसरा कल उनको जो फौरी जो वो होती है सहायता वो दी गई और पोस्टमार्टम के बाद बाकी दी जाएगी। बाकी मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी डाला और मैं प्रयास करूंगा कि इनको कुछ और मदद मिल जाए। बाघ द्वारा एक महिला है उनको हमला करके उनकी मृत्यु कारित कर दी गई है। ठीक है, सूचना के आधार पर हम मौके पे गए। हमारी राजस्व विभाग की टीम और वन विभाग की टीम द्वारा खोजबीन की गई। खोजबीन के द्वारा हमारे द्वारा शव को बरामद किया गया। शव बरामद करने के बाद जो हमारे नियमानुसार हम पंचनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम के पश्चात बॉडी द्वारा जो परिजन है उनको सुपुर्द कर दी गई है। पीड़ित परिवार का कहना है हमारी मांग जो है कि सरकारी नौकरी आ रही है, अभी तक क्या मदद दी गई उनको? तो देखिए, इसके संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो बाघ प्रवाहित जो अगर मृत्यु हो जाती है तो फौरी तौर पे 1,20,000 की नगद राशि उनको दे दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात वन विभाग द्वारा जो बाकी की धनराशि वो उनको दे दी जाएगी, जिसमें मुश्किल से 2-3 दिन का वक्त लगेगा। उत्तराखंड की खबरों में वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। महिला मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस आज से प्रदेश भर में यात्रा शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत देवप्रयाग से हुई है जबकि समापन 13 अक्टूबर को अल्मोड़ा में होगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया है कि अंकिता हत्याकांड सहित अन्य महिला अपराधों को लेकर पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस व्यापक अभियान शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर को देवप्रयाग से हुई है। इस दौरान बैठकें कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी परखा जाएगा। हम लोगों ने 21 सितंबर को जो अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर मुंडन किया था, यात्रा में हमारा जो मकसद है वो यही पूछना है अपने लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से कि क्या हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं, इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई, उसको यौन शोषण करने की उसकी कोशिश की गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश करी एक पूर्व राज्य मंत्री की बेटे ने, और हमारी सरकार ने उस पर सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करी? वो वीवीआईपी कौन है? और जिस तरीके से आज हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। सितारगंज में मुख्य विकास अधिकारी ने मंडी परिसर में स्थित धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पारदर्शी तरीके से धान का क्रय करने का स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्र ने सितारगंज मंडी परिसर में स्थित सितारगंज द्वितीय धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उन्होंने रुद्रपुर एवं सितारगंज केंद्रों का निरीक्षण किया है और जहां कुछ पोर्टल की समस्या आ रही है उन्हें शीघ्र दुरुस्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से धान क्रय होना चाहिए। किसानों को किसी भी
दृष्टि से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया व्यवस्था दुरुस्त पाई गई है। धान की कटाई अभी भी पूरी तरह से प्रारंभ नहीं हुई है, इसके बावजूद भी विभाग और टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। रुद्रपुर में भी और यहाँ सितारगंज में भी धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। अभी कुछ पोर्टल की समस्याएं हैं जिसके बारे में यहाँ के एसएमओ साहब ने, उद्यम साहब ने बताया है। हमारा तो यही कहना है कि पारदर्शी तरीके से धानों का जो है वो क्रय होना चाहिए सभी क्रय केंद्रों का, और किसानों को किसी भी तरीके की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया तो सभी कुछ ठीक प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी धान कटकर पहुँचा नहीं है मंडी में। तो असल व्यवस्था हमारी तब तक होगी जब वो लेकर के आएंगे। जो आए थे उनके द्वारा मौके पर सारी चीज़ें देखी गई, सारी व्यवस्थाएं पूर्ण है। किसानों की धान की आवक के लिए क्या पूछा था तो लगभग मैंने मेरे द्वारा जो उनको बताया गया कि 20% धान अभी लगभग सटा है क्षेत्र में, बाकी अभी कटाई चल रही है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।